Hello guys. In the last lecture we talked about kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by an object while it is in motion. So उस concept का help लेके in this lecture we are going to talk about means we are going to analyze the stopping of a vehicle. कोई भी vehicle जो होता है उसके stop होने का analysis करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल यानी होता क्या है, आपको सिचुएशन अगर एक्चुअलाइज करनी है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक व्हीकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मैं उसको ब्रेक लगाता हूँ यानी मैं उसको फोर्स लगाता हूँ, रिटार्डिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन f, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है एंड फाइनली वो स्टॉप हो जाती है यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है, जीरो. ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है जीरो. अब यहाँ पे मुझे ये समझ में आ जाता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है. उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका मतलब उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mu². ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो. अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो. ठीक है, तो अगर ऐसे है इस कंडीशन में आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट व्हीकल बिफोर स्टॉपिंग, इसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद बात करेंगे हम लोग टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट व्हीकल टू स्टॉप द व्हीकल. ठीक है ना, टू स्टॉप होने के लिए उसको टाइम कितना लगा, इसके बारे में बात करेंगे. सो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में. एकदम इजी पार्ट है. ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक है, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस. अब स्टॉप होने के लिए हमने देखा है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये बताता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन. ठीक है ना, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब स्टॉप होने के लिए हमने ये फोर्स लगाया, तो ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, वी वांट टू टॉक अबाउट दैट. सो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है F इंटू एक्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. कंसिडर करके चल रहे हैं कि उसने x डिस्प्लेसमेंट किया. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mu². सो यहाँ पे -1/2 mu² आएगा, सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे देखो, F मल्टीप्लाइड बाय x है, लेकिन यहाँ पे F और x दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा. सो दोनों साइड में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, सो F जो है वो क्या है, स्टॉपिंग फोर्स है. F क्या है, स्टॉपिंग फोर्स. ठीक है ना, स्टॉपिंग फोर्स है. एंड x क्या है, x इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, x इज स्टॉपिंग डिस्टेंस है, x इज स्टॉपिंग डिस्टेंस विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल तो जीरो होने वाली है. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली बोल देता हूं यहाँ पे. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पे मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को x पकड़ लिया. सो x विल बी इक्वल टू mu² डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ. दिस इज बेसिकली द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ दैट व्हीकल. वो अगर व्हीकल है तो x डिस्टेंस जा रहा है, तो दैट x इज इक्वल टू नथिंग बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स. सिंपल सी बात. ठीक है, अब उसके आगे और एक चीज करके देखते हैं. सिंपल है, I'll just write it over here. दूसरा, ठीक है ना, स्टॉपिंग टाइम. ठीक है ना, सो स्टॉपिंग टाइम के बारे में बात करते हैं. सो स्टॉपिंग टाइम. सो स्टॉपिंग टाइम क्या होगा. अब मुझे ये पता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. रिमेंबर दैट, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी. स्टॉपिंग टाइम. सो स्टॉपिंग टाइम क्या होता है, स्टॉपिंग टाइम इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम. ठीक है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. अब यहाँ पे तो फाइनल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम ही लगेगा हम लोगों को, राइट. सो इनिशियल मोमेंटम कितना था उसका, m इंटू वी. सो m इंटू यू. सो f इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू यू. ठीक है, सो t विल बी इक्वल टू mu डिवाइडेड बाय f. ठीक है ना, t इज इक्वल टू mu डिवाइडेड बाय f. सो दिस इज द स्टॉपिंग टाइम. यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया बिकॉज टाइम इज नेवर नेगेटिव. सो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं. सो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया हुआ है. ठीक है, सो t इज इक्वल टू m इंटू यू.
डिवाइडेड बाय एफ, जहां पे m इज द मास ऑफ दैट व्हीकल, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल, फोर्स इज द स्टॉपिंग फोर्स। सो इतना टाइम लगेगा। ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया। ठीक है, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा, दिस इज बेसिकली व्हेन वी आर कंसिडरिंग नो फ्रिक्शन। ठीक है ना, हम फ्रिक्शन जब कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जब हम फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं तब यहां पे क्या होता है, रिटार्डिंग फोर्स, बेसिकली रिटार्डिंग फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स ऐड हो जाता है, यानी रिटार्डिंग फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये बन जाता है आपका फाइनल फोर्स। अब सपोज हमने फोर्स लगाया नहीं, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक्सेलेरेटर दबाना बंद कर दिया, तो भी व्हीकल रुक जाता है, वी हैव सीन दैट। तो वो जो व्हीकल रुक जाता है, दैट बेसिकली स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। सो स्टॉपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करना शुरू कर दें, ठीक से देखना, स्टॉपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करना शुरू कर देंगे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है mu² डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब यहां पे आएगा सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से वो रुक रहा है। ठीक है, अगर हम अब व्हीकल की तरफ देखें, ठीक से देखना, अगर व्हीकल की तरफ देखें, इस व्हीकल की तरफ देखें, तो व्हीकल मुझे समझ में आ जाता है कि यहां पे नीचे लग रहा है उस पे mg, तो ऑब्वियसली ऊपर लग रहा होगा n, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा होगा F विल बी इक्वल टू म्यू इंटू n, नथिंग बट म्यू mg। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg। अब यहां पे ये वाला जो म्यू mg है, अगर इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करूं मैं यहां पे, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, m इंटू u² डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू इंटू m इंटू g। तो ये तो कट गया mm, तो रह क्या जाता है मेरे पास, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू u² डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू इंटू g, यानी इट इज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिल जाता है। वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज स्टॉपिंग बाय फ्रिक्शन, तो वो उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं होता, यानी बड़ा ट्रक ले लो या फिर छोटी साइकिल ले लो, वो दोनों सेम डिस्टेंस जाके रुक जाएंगे, बिकॉज द स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज नॉट एट ऑल डिपेंड अपॉन मास। यहां पे मुझे पता चल जाता है x इज इक्वल टू μ² अपॉन μg। स्टॉपिंग टाइम के बारे में बात करते हैं। सो स्टॉपिंग टाइम के बारे में हमारे पास फॉर्मूला है, स्टॉपिंग टाइम विल बी इक्वल टू, स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इंटू यू इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय f फ्रिक्शनल, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा अभी फ्रिक्शनल फोर्स, सो m इंटू यू डिवाइडेड बाय म्यू m इंटू जी। तो mm तो कट गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, u अपॉन म्यू जी, यानी यहाँ पे भी स्टॉपिंग टाइम ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द व्हीकल, यानी बड़ी ट्रक हो या फिर छोटी सी साइकिल हो, अगर फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा, इट सोलोली डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, इट इज सोलो डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है। सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, राइट। सो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें मिल जाते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमें मिल जाते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये ड्यू टू फ्रिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस में क्या आएगा, देखो ठीक से, सपोज अब अगर दो व्हीकल्स हैं, अगर दो व्हीकल जा रहे हैं, तो दो व्हीकल जब जा रहे हैं तो उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्यू टू द सेम फोर्स, अगर सेम फोर्स F इज कांस्टेंट, अगर दो अलग अलग व्हीकल को अगर मैं सेम फोर्स लगा देता हूं तो उनका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या होगा, सो x1 अपॉन x2 विल बी इक्वल टू, मुझे पता है mv² अपॉन 2f, f कांस्टेंट है तो क्या आएगा सिर्फ यहाँ पे mv², तो यहाँ पे m1 u1² अपॉन m2 u2², सही है, m1 u1² अपॉन m2 u2²। और टाइम का क्या रेशियो आएगा, f अगर कांस्टेंट है तो t1 अपॉन t2, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन व्हीकल टू स्टॉप, 2 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 2 सेकंड व्हीकल्स टू स्टॉप इफ द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, m1 u1 अपॉन m2 u2। ये स्पेशल केसेस हमें मिल जाती है रेशियो, ये मुझे रेशियो मिल जाता है। अब इसमें और स्पेशल केस देखते हैं, अगर मास सेम है दोनों व्हीकल का, मास सेम अगर है दोनों व्हीकल्स का, तो मुझे क्या मिलता है, x1 अपॉन x2 विल बी इक्वल टू u1² अपॉन u2²।
ठीक है, एंड T1 अपॉन T2 क्या मिल जाता है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू U1 अपॉन U2। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल, ठीक है ना। दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो, दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अगर सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो क्या आएगा, x1 अपॉन x2 विल बी इक्वल टू m1 अपॉन m2 एंड T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू m1 अपॉन m2। यानी जितना टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस लगेगा, ठीक है, न्यूमेरिकली जितना टाइम लग रहा है उतना ही डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेम केसेस कर सकते हैं, सिमिलर केसेस कर सकते हैं कि मास सेम है तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, अगर मोमेंटम सेम है तो क्या होगा, उसका भी कर सकते हैं हम लोग। मोमेंटम अगर सेम होगा, ठीक है ना, m1, ठीक है, मास अलग है एंड वेलोसिटी भी अलग है, लेकिन मोमेंटम सेम है तो दोनों को सेम टाइम लगेगा। सो इट्स, ठीक है, T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा अगर मोमेंटम सेम है, राइट। मोमेंटम अगर सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा। और x1 अपॉन x2 क्या आएगा, x1 अपॉन x2 विल बी, दोनों का मोमेंटम सेम है तो U1 अपॉन U2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि m1 U1 यहाँ पे एक m1 U1 मोमेंटम में चला जाएगा, रह जाता है एक U1, यहाँ पे भी एक चला जाएगा, यहाँ पर U2, ठीक है ना। तो ये मोमेंटम कट जाएगा, सो ये आ जाएगा अगर P1 इज इक्वल टू P2 है, P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। अब सिंपल एग्जांपल्स करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे मैं एग्जांपल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले पॉज करो स्क्रीन, ठीक है ना, स्क्रीन पॉज करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल, ठीक है, एंड देन लुक इनटू द सॉल्यूशन। याद रखना, ठीक है ना, इसी तरीके से करना है कि जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ तो न्यूमेरिकल को देखना है, रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद यू हैव टू पॉज द स्क्रीन, देन ट्राई टू सॉल्व, देन लुक इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज टू कार्ड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल रेल्स। रीड कर लो प्रॉपरली, क्वेश्चन रीड कर लो, देन विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। सो यहां पे क्या दिया हुआ है, टू कार्ड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल रेल्स आर पुश्ड अपार्ट बाय एक्सप्लोजन एट द पाउडर चार्ज Q, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, पाउडर चार्ज यानी एक्सप्लोजन किया है, उसलिए दो अलग अलग हो गए। बिटवीन द कार्ड्स, सपोज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ड्स एंड द रेल्स इज आइडेंटिकल। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए है वो सेम है, ठीक है ना। देन इफ द 200 kg कार travels a distance of 36 meters and stops, the distance traveled by cart weighing 300 kg is, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, एकदम अच्छे से करके देखना। ये पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई द सॉल्व द एग्जाम, ठीक है ना, पॉज करो एंड एग्जाम्पल ट्राई करने की कोशिश करो। सो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे, अब इनिशियली ये जो पूरी सिस्टम थी, इस पूरी सिस्टम का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था, P1 इज इक्वल टू 0। तो P2 इज इक्वल टू 0 होने के लिए इस कार्ड को इस डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम मिला, इसको भी इसी डायरेक्शन में वही मोमेंटम मिलना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर इसको इस डायरेक्शन में मोमेंटम मिल रहा है, इसको इस डायरेक्शन में मोमेंटम मिल रहा है, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम मिलने के बाद देखो, द कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर एंड स्टॉप्स, यानी इस डायरेक्शन में मोमेंटम मिलने के बाद वो 36 मीटर ट्रैवल करके स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम मिलने के बाद ये कितना जाके स्टॉप होगा, यानी दोनों का क्या कॉमन है, मोमेंटम कॉमन है, ठीक है। उन दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी थी, ठीक है ना, दोनों का मोमेंटम मुझे कॉमन मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। तो कार्ड का अगर कार्ड की अगर एनर्जी मैं कंसीडर करूं तो इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम कार्ड को कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली, p²/2m। ये फॉर्मूला हमें पता है, p²/2m, ये कार्ड को मिली हुई काइनेटिक एनर्जी है, राइट। ये कार्ड को अगर 1 कह देते हैं हम लोग, ठीक है ना, कार्ड जो है उसके रिलेटेड जो भी है उसको हम 1 कहेंगे। एंड देन हमारा दूसरा क्या है, दूसरा कार्ड, ठीक है ना। तो यहाँ जो कार्ड जिसका मास है 200, यानी ये हमारा 1 कार्ड है, ये हमारा 2 कार्ड है, ठीक है, छोड़ दो, फिर यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, ठीक है। सो Ke1 तो वो पुश हुआ, ठीक है ना, और इधर चला गया, वो डिस्टेंस कितना जाके रुक गया, वो कितना डिस्टेंस, s डिस्टेंस जाके रुक गया, यानी फोर्स उसको फ्रिक्शन की वजह से रुका। तो इसका मतलब μmg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट s, यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका इतना वर्क डन हुआ, ठीक है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, सो इतना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, सो ये इतना उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, ठीक है। हमने देखा है ऊपर कि स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल वैसे भी 0 हो जाती है। सो
ये उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ और ये उसका वर्क डन है, इतना वर्क डन किया अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने इतना वर्क डन किया उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सो पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो s इज इक्वल टू क्या मिल जाता है मुझे, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू m स्क्वायर इंटू जी मिल जाता है, s इज इक्वल टू सॉरी पी स्क्वायर अपॉन 2u। अब दोनों कार्ड के बारे में बात करें तो दोनों कार्ड का मोमेंटम सेम होना चाहिए टू कंजर्व द मोमेंटम। तो इसको इस डायरेक्शन में p मिला तो इसको इस डायरेक्शन में p मिलेगा, तो दोनों का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। 2 भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, दोनों का सिर्फ m यानी मास अलग अलग है दोनों का। तो यहां पे ऐसे कह सकता हूं मैं s दोनों केसेस में s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m स्क्वायर। तो यहां पे s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो एंड फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए, समझ लो ठीक से, एंड द फाइनल वैल्यू यू शुड गेट 16 मीटर्स। ट्राई करके देखो, आंसर आपका आना चाहिए 16 मीटर्स। ट्राई इट आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन अप टू योर एंड, आप अपने एंड पे कैलकुलेशंस करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे एन अनलोडेड बस, लोडेड बस बोथ आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। द मास द लैटर इज ट्वाइस द फॉर्मर, लैटर का मास ट्वाइस, यानी सपोज हम अनलोडेड बस एंड लोडेड बस, सो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोडेड बस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनलोडेड बस, ठीक है ना, दोनों की सेम है, लेकिन मास ऑफ द लोडेड बस इज इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ अनलोडेड बस, ठीक है ना। तो ब्रेक्स आर अप्लाइड टू बोथ, सो एक्सर्ट द इक्वल रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर्स कांस्टेंट है, समझ लो ठीक से, फोर्स कांस्टेंट है। द डिस्टेंस x1 एंड x2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोथ बसेस, सिंपल सी बात है, हमारे पास है x इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स, दोनों का फोर्स सेम है, दोनों का मास सेम है, सो x1 अपॉन x2 डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाता है मुझे, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम बताई गई है, दोनों पे अप्लाई होने वाला फोर्स सेम बताया गया है, सो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। सो दोनों का x1 इज इक्वल टू x2 सेम होना चाहिए, ठीक है ना। सो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जितना भी हो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, दोनों पे अप्लाई करने वाला रिटार्डिंग फोर्स भी सेम है, तो दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग होगा वो सेम होगा, ठीक है। चलो तीसरा करके देखते हैं। बस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द रिटार्डिंग फोर्स। रीड करो क्वेश्चन, प्रॉपरली रीड करो क्वेश्चन, ट्राई टू रीड इट आउट, ठीक है। बस कैन बी स्टॉप्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बिफोर coming to rest is s, the load of the bus is increased by 50% because of the passengers, the same speed same retarding force, same retarding force, the distance covered by the bus to come to rest will be equal to, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, देखो ठीक से, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, दोनों टाइम पे फोर्स हम सेम रहे हैं, दोनों टाइम पे जो भी सेम स्पीड से जा रही है, यानी u भी सेम है दोनों के लिए। तो यहाँ पे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 बन जाता है, ठीक है ना, m1 अपॉन m2 बन जाता है। तो इनिशियली मास, ठीक है ना, इनिशियली मास कितना था, 1 था, उसके बाद 50% बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 1.5 हो गया, ठीक है ना। सो x2 विल बी इक्वल टू 1.5 x1, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, a vehicle is moving on the rough horizontal road with velocity v, the stopping distance will be directly proportional to, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपल है। देखो हमें पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस s इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स, रफ हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है, अगर रफ हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है तो इसका मतलब वो रुकेगा किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। सो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 1/2 mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स कितना लगेगा,
म्यू एम इंटू जी लगेगा. सो एम कट गया, म्यू तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है. सो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यानी वेलोसिटी के स्क्वायर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 directly proportional to u square. So these are the examples depending upon the kinetic energy and stopping of the vehicle. ठीक से करना, ठीक से समझ लो. Each and every example very easy examples हैं. In the next lecture we are going to start with the potential energy. Thank you.